आज के समारोह में मंच पर उपस्थित नेता प्रतिपक्ष श्री सुनील शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री गुलाम अली खटाना साहब, जेके वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दर्शना अंद्राबी जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, स्पेशल डीजी कोऑर्डिनेशन श्री जावेद गिलानी साहब, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री अंशुल गर्ग जी, सभागार में उपस्थित श्रीनगर के डीडीसी के चेयरपर्सन साहब, विभिन्न विश्वविद्यालयों के सम्मानित कुलपति, स्कीम्स के डायरेक्टर, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी सीनियर ऑफिसर्स, विभिन्न धार्मिक संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधि, विभिन्न क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने वाले साथी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर के स्थापना दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा बताया गया, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी 150वीं जन्म जयंती है। अभी उनकी स्मृति में रन फॉर यूनिटी का फ्लैग ऑफ थोड़ी देर पहले किया गया है। आज के पावन अवसर पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यह विविध ताकतों, विभिन्न आइडियाज़, विभिन्न विचारों, विभिन्न समुदायों का एक साझा उद्देश्य के लिए सुसंगत एवं समग्र कन्वर्जेंस ही है। एकता माने 140 करोड़ नागरिकों द्वारा बुना गया संकल्प है जो हर प्रकार के विभाजन के खिलाफ मुखरित होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 3 जनवरी 1948 को कोलकाता में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही थी और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा काम हिंदुस्तान की हवा को साफ करना है, क्योंकि मतभेद मिटाकर सहयोग के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि जाति, पंथ, विचारधारा के विभाजन को पाट कर ही हम न्याय, शांति और प्रगति के साझा लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। रन फॉर यूनिटी का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आवाम को बताया जाए कि साहब, एकता ऐसे ही नहीं मिल जाती, बल्कि एकता के लिए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयत्न करने होते हैं। निस्वार्थ भाव से एकता की ताकत को समाज की ताकत में तब्दील करना ये बड़ा आवश्यक होता है, ताकि व्यक्तिगत ताकत को एक सामूहिक शक्ति के रूप में ट्रांसफॉर्म करके विकास और समृद्धि को नई गति दी जा सके। 6 वर्ष पूर्व आज ही के दिन इसी सामूहिक शक्ति और विकास की गति के लिए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हुआ था। इतिहास में पहली बार पूरे देश में जो कानून देश की संसद ने बनाए थे वो जम्मू कश्मीर में भी प्रभावी हो सके। कई बार सोचने पर यह बात सपने जैसी भी लगती है। 7 दशकों से आम नागरिकों के कल्याण के लिए भारतीय संसद से पारित होने वाले कानूनों में यह स्पष्ट रूप से लिखा जाता था, कश्मीर के अलावा पूरे भारत में यह कानून लागू होगा। अगर भारतवर्ष की आज़ादी के पश्चात 7 दशकों के इतिहास पर हम नज़र डालें तो इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनेक लोगों ने बलिदान दिया। अथक संघर्षों का परिणाम रहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनसामान्य को जागृत करने में सफलता मिल सकी है। वास्तव में इसकी शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही की थी, जिनका दुर्भाग्यवश 1950 में ही देहावसान हो गया था। सरदार पटेल चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकीकरण हो, ताकि देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर भी गतिशील और प्रगतिशील बन सके। लेकिन एक साजिश थी और आप सब उस इतिहास से वाकिफ़ हैं कि उस साजिश को अंजाम देने वाले लोग कौन थे। डॉक्टर मुखर्जी ने उस साजिश को बेनकाब करके जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए 23 जून 1953 को
अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। मैं समझता हूँ 5 अगस्त 2019 को जब संसद ने इस देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के संकल्प को अपनी संस्तुति दी, तब जम्मू कश्मीर पूरे राष्ट्र के नागरिकों को इस बात का एहसास हुआ कि समानता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा इस मिट्टी के वैभव के लिए कितने संघर्ष हुए थे, कितनी कुर्बानियाँ दी गई थी। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, उससे शायद आपको ज़्यादा स्पष्ट स्थिति का अभाव होगा। 31 अक्टूबर 2019 के पहले भारतीय सेना का बहादुर जवान जम्मू कश्मीर के नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तो दे सकता था, लेकिन अपने और अपने परिवार के लिए एक झोपड़ी भी जम्मू कश्मीर में नहीं बना सकता था। वो जम्मू कश्मीर की ज़मीन की रक्षा के लिए अपना लहू तो बहा सकता था, उसी ज़मीन पर अपने परिवार को रख नहीं सकता था। 31 अक्टूबर 2019 के पहले भारत सरकार जो पैसा जम्मू कश्मीर को भेजती थी, उसे जैसे भी खर्च किया जाए, देश के टैक्स पेयर के उन पैसों का हिसाब किताब मांगने का अधिकार भारत की संसद को नहीं था। देश के प्रथम नागरिक, या मैं कहूँ कि देश के राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। देश के प्रथम नागरिक को भी जम्मू कश्मीर में 1 इंच जमीन लेने का अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त नहीं था। पूरे देश में राजपाट 1947 में ही राजाओं का राजपाट समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ राजपाट चलता रहा। चंद लोग थे जिन्होंने तय कर लिया था कि किसे नागरिकता दी जाएगी, किसे नागरिक का अधिकार मिलेगा, किसे आधा नागरिक माना जाएगा, कौन लोकसभा में वोट करेगा, कौन विधानसभा में वोट करेगा और कौन नगर पंचायत में वोट करेगा। चंद लोग भाग्य तय करने का काम करते थे। हजारों परिवारों की किस्मत में लिख दिया गया था कि उनकी पीढ़ियां चाहे जितनी पढ़ाई कर लें, उनको स्वीपर का ही काम मिलेगा। पहले अखबार की सुर्खियां जिनको ध्यान है, ये खबरें पूरे देश में छपती रहीं। जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अटूट अंग था, लेकिन चंद लोगों ने आर्टिफिशियल दीवार खड़ी कर रखी थी। जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के विकास में अनेक प्रकार के अवरोध पैदा किए गए थे। जम्मू कश्मीर की आधी आबादी यानी हमारी बहनें, हमारी बच्चियां उस अधिकार से वंचित थीं जो अधिकार उन्हें देश के दूसरे हिस्सों में प्राप्त था। 31 अक्टूबर 2019 को भेदभाव के अवरोध की जो दीवारें थी वो टूट गईं। मैं कहना चाहूँगा कि उस दिन एक नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ था और टेररिज्म, अलगाववाद फैलाने वाले तत्वों के संपूर्ण सफाये के युग का प्रारंभ भी उसी दिन हो गया था, उसकी नींव पड़ गई थी। 31 अक्टूबर 2019 के पश्चात सुरक्षा के अनेक पैरामीटर्स जैसे आतंकवादी घटनाएं, सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत, सिविलियंस की किलिंग, इन 4-5-6 वर्षों में अगर मैं देखूं तो आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि उसमें बड़ा व्यापक सुधार हुआ है और पुलिस सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस ने, चाहे वो काइनेटिक हों चाहे सीधे हों, आतंकवाद की कमर तोड़ने में सफलता पाई है। दशकों के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे तो मुझे लगता है कि स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। जहां एक तरफ सिविलियंस की किलिंग में, सुरक्षा बलों की किलिंग में कमी आई है, वहीं आतंकवादियों को मारने में पुलिस ने जो बहादुरी दिखाई है उसमें 136% की वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना के पहले पूरे जम्मू कश्मीर में टेरर इकोसिस्टम का डर बुरी तरह बैठा दिया गया था। वह डर, वह खौफ समाप्त हो गया है। लोगों ने बढ़ चढ़ कर के डीडीसी का चुनाव हो, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हो, उसमें भाग लिया है और सुदूर गाँव में भी 11 बजे रात तक लोगों ने जाकर के चुनाव प्रचार किया है। लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। हड़ताल अब इतिहास की बात हो गई है। स्टोन पेल्टिंग को शायद नई पीढ़ी भूलने लगी है। पहलगाम की घटना के बाद हफ्तों कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों ने सड़क पर आकर के आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ केवल नारे नहीं लगाए, अपनी दृढ़ता का भी परिचय दिया। केवल शहरों में नहीं, गांव-गांव, शहर-शहर आतंकवाद के खिलाफ स्ट्रीट प्रोटेस्ट प्रारंभ हुआ।
जो बिल्कुल ऑर्गेनिक था, स्पॉन्टेनियस था और करीब 1 हफ्ते तक आम कश्मीरियों के हुजूम ने पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों के खिलाफ प्रदर्शन करने का काम किया। आप सब जानते हैं आतंकवाद के तमाम फैक्टर्स हैं उन्हें सस्टेन कराने के लिए, और उसमें आइडियोलॉजी, राजनीतिक परिवेश के साथ साथ सामाजिक परिवेश का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन जिस दिन आवाम का सपोर्ट समाप्त हो जाता है उस दिन आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिनने लगता है। मैं समझता हूं कि पहलगांव के दुर्दांत हमले के पश्चात जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज आवाम का हर एक वर्ग खुलेआम इस बात को स्वीकार कर रहा है कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने 3 दशक से इसके तरक्की के पहिए को रोक रखा है। आवाम नागरिक खुली हवा में सांस लेना चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद एक 10 वर्षीय कश्मीरी बच्चे का इंटरव्यू केवल देश में नहीं दुनिया में भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। आप में से भी अनेक लोगों ने उसे देखा है, सुना है। उसने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि निर्मम हत्या पाकिस्तान ने कराई है। पिछले 5-6 वर्षों में परिवेश में आए बदलाव से ये समझ इन बच्चों में विकसित हो सकी है, और मैं समझता हूँ कि परिवर्तन का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ की आवाम जानती है कि पहले हवा में यहाँ अजीब सी बेचैनी थी। लोग अपनी आंखों के सामने अत्याचार होते हुए देखते थे, बोल नहीं सकते थे। वो देख रहे थे कैसे आतंकी घटनाओं में लिप्त लोगों को सरकारी नौकरियों में भर्ती मिल रही थी। यह सिविल और पुलिस विभाग दोनों में हुआ। अब ऐसे लोगों को चुन चुन करके नौकरी से निकालने का काम शुरू हुआ है। 80 लोग निकाले गए हैं और ये सिलसिला बेअंत है, तब तक चलेगा जब तक ये आतंकवादी सरकारी तंत्र से पूरी तरह बाहर नहीं कर दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर का बासिंदा जब आतंकवादियों के द्वारा मारा जाता था, अभी एक युवा साथी आपके सामने बता रहे थे। पूरी घटना का उन्होंने विस्तार से विवरण दिया है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जब यहाँ का आम कश्मीरी मारा जाता था तो अधिकतर केसेस में तो उन्हें न मुआवजा मिलता था, न नौकरी मिलती थी, न थाने में FIR होती थी। इसे विडंबना ही कह सकते हैं। एक तरफ आतंकवाद और उसको बढ़ावा देने वाले तत्वों को सरकारी नौकरी दी जाती थी, और दूसरी तरफ जो लोग आतंकवाद के शिकार होते थे उन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाता था। दशकों बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्हें भी न्याय मिलना शुरू हुआ है। टेरर विक्टिम फैमिलीज़ को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। जिन केसेस में FIR नहीं उनमें FIR भी हो रही है। उनकी प्रॉपर्टी जो आतंकवादियों ने जब्त कर ली थी, उनकी प्रॉपर्टी भी उन्हें वापस कराई जा रही है। एक कार्यक्रम में मैं था अनंतनाग में, एक बच्ची क्या लड़की, मेरा ख्याल है 27-28 साल, उसने कहा कि मेरे पिता SPO थे, आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। मेरी माँ ने भीख मांग करके मुझे पाला पोसा, और जिन्होंने हत्या की वो आज जम्मू कश्मीर में सरकारी अध्यापक हैं, और मैं दौड़ती रह गई, मेरी माँ दौड़ती रह गई, थाने में FIR नहीं हुई, आज तक हमें नौकरी नहीं मिली। ऐसे अनेक, एक नहीं कम से कम 20 लोगों का किस्सा मैं यहाँ बता सकता हूँ। अनेक लोगों को मैं जानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 2020 में मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी थी। कोशिश की गई है कि सर्वजन कल्याण और विकास की योजनाओं के लिए कोशिश की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो आपने देखा है, मैं उसका पूरा विवरण दूँ कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो चिनाब ब्रिज हो, अंजी ब्रिज हो, या वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर इस वर्ष जून में ही कश्मीर को कन्याकुमारी से रेलवे के द्वारा जोड़ने का प्रयास किया है। प्राकृतिक आपदा की वजह से कई दिन तक नेशनल हाईवे बंद हो गया था। ऐसे में इंडियन रेलवे ने सुनिश्चित किया कि रेल लाइन जो कश्मीर के किसान भाइयों के लिए भी लाइफ लाइन साबित हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार ने जिस तरह की मदद जम्मू कश्मीर को दी है, मैं कह सकता हूँ कि यह अभूतपूर्व है। 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के हाईवे टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में भारत सरकार की वजह से चल रहे हैं। मैं उनके विवरण में नहीं जाना चाहता हूँ। ग्रामीण सड़क योजना PMGSY 4 के अंतर्गत भी 4,224 करोड़ रुपए अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को मिले हैं। 23 जून को अतिरिक्त 10,637 करोड़ रुपए भारत सरकार ने सड़क निर्माण के लिए दिए हैं।
19 मेगा रोड टनल प्रोजेक्ट का निर्माण पूरा हो सके। इसके कारण जम्मू कश्मीर की बिजली की समस्या बड़ी थी, अभी बताया गया है। मुझे लगता नहीं है कि उसमें ज़्यादा समय मैं लूँ। निश्चित रूप से ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसकी क्षमता हमारी बढ़ी है। जनरेशन भी 27 तक बताया गया कि जितनी पहले जनरेशन होती थी लगभग दुगनी होने लगेगी। न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम में 28,000 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज भारत सरकार ने दिया, जिसका प्रतिफल है हमारे किसी साथी ने यहाँ खड़ा होकर के यहीं के एक स्थानीय उद्यमी ने बताया है। मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कुछ बदला है, हर क्षेत्र में बदला है। किसान हो, नारी शक्ति हो, युवा हो, इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड ढंग से काम हुए हैं। अनेक ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं जिससे जम्मू कश्मीर देश के 5 शीर्ष कमाई वाले राज्यों में शामिल हो सका था। 2022 में भी बताया गया कि 5,013 करोड़ रुपए की लागत से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसका प्रतिफल आज दिख रहा है और 13 लाख किसान परिवारों की आजीविका ही नहीं सुनिश्चित होगी बल्कि सम्मान से वो रह सकेंगे, ये व्यवस्था की गई है। मुझे याद है 60% से कम किसानों के पास ही किसान क्रेडिट कार्ड हुआ करते थे। आज वो लगभग, शैलेंद्र जी ठीक कह रहा हूँ, 100% हो गया है। 2 ही जिले थे, 3 जिले जहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू थी। आज पूरे जम्मू कश्मीर के हर जिले में ये योजना लागू हो गई है। 12 फसलों का कमर्शलाइजेशन करने में हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सफलता मिली है। अगर मैं कोल्ड स्टोरेज के कैपेसिटी की बात करूं तो 7 दशक में 1.35 लाख मेट्रिक टन ही कोल्ड स्टोरेज की क्षमता थी, जिसे पिछले 4 वर्षों में 2024 के पहले डबल से भी ज़्यादा करने में सफलता मिली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी ऐसे कोल्ड स्टोरेज लगें, क्योंकि HADP के कारण हार्टिकल्चर प्रोड्यूस हमारा कम से कम 2-2.5 गुना पैदावार बढ़ने वाली है। घाटी में येलो रिवोल्यूशन की चर्चा भी काफ़ी हद तक है। चाहे मिल्क हो, मटन हो, हर क्षेत्र में HADP ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में दिखा दिया गया है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। अनेक इकाइयाँ जम्मू कश्मीर में आज काम कर रही हैं, कुछ आने वाले दिनों में काम करेंगी। एक छोटी मोटी जो समस्या है इंसेंटिव की, वो भी मैं समझता हूँ कि जल्द ही हल कर लिया जाएगा। लेकिन ये वातावरण बना रहे, मैं समझता हूँ ये बड़ा आवश्यक है। जो माइंडसेट है उस पर मुझे लगता है कि मैं आम आदमी, जम्मू कश्मीर के आम आदमी से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग विकास के इस पहिए को रोकना चाहते हैं अपने निहित स्वार्थों के कारण, और इस पर जम्मू कश्मीर का आम आदमी अगर नहीं खड़ा होगा तो यकीन मानिए फिर से जो गाड़ी आपकी आगे बढ़ी है, बैक गियर लगाने की कोशिश प्रारंभ हुई है और वो एक खतरनाक दौर शुरू होगा। उससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी कठिनाइयाँ भी होंगी। अनेक सराहनीय काम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने हमारे किए हैं। मैं जम्मू कश्मीर बैंक एक जीता जागता उदाहरण है। 2020 में 1139 करोड़ रुपए के घाटे में था। 23-24 में 1700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और इस वित्तीय वर्ष में 2000 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट जम्मू कश्मीर बैंक अर्जित करने वाला है। अनेक इस तरह की बातें भी, स्टार्टअप की बात हुई, 1030 से ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं और उसमें जो सबसे प्रसन्नता की बात है उसमें 380 स्टार्टअप्स का नेतृत्व हमारी बच्चियां कर रही हैं, जम्मू कश्मीर की बेटियां कर रही हैं। ये सबसे गर्व का विषय है। क्राफ्ट के सेक्टर में भी, हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर में भी रिफॉर्म्स और अनेक इनिशिएटिव लिए गए हैं। निश्चित रूप से एक्सपोर्ट भी मुझे मालूम है कि 563 करोड़ रुपए से बढ़कर 1000 करोड़ क्रॉस कर गया था। अनेक नए इनिशिएटिव उसमें भी लिए गए। शिक्षा के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर आज पूरे देश में चर्चा का विषय है।
जहाँ नेशनल इम्पोर्टेंस के अनेक इंस्टीट्यूशंस माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण, चाहे वो IIT हो, IIM हो, दो एम्स हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, निफ्ट हो, बने हैं। वहीं हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने हायर एजुकेशन के सेक्टर में कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने जो रैंकिंग प्राप्त की है उससे जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को गौरव की अनुभूति हुई है। IUST ने जो काम किया है, पूरी सराहना उसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। और इसकास्ट कश्मीर, इसकास्ट जम्मू ने भी बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो हायर एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन हो, इन क्षेत्रों में भी मैं मानता हूं कि NEP पूरी तरह से धरती पर इम्प्लीमेंट हो, इसकी कोशिश की जा रही है। मैं जानता हूं कि ये सब परिवर्तन भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण संभव हो पाया है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, 16,650 नई सीटें बढ़ गई। 553 ऐसे स्कूल स्थापित हुए जहां वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले एक घटना का जिक्र करके बात खत्म करूंगा। 1.5 साल पहले की बात है, एक बच्चों का ग्रुप मुझसे मिलने आया था। अधिकांश लोग बारामूला और कुपवाड़ा के थे। 30-35 बच्चे थे, उसमें कुछ बच्चियां भी थीं। तो एक बच्ची आई और उसने मुझसे कहा कि मैंने पूछा कैसे आए हो तुम लोग। तो एक बच्ची ने कहा साहब मैं आपको धन्यवाद करने आई हूँ। हमने कहा हुआ क्या, किस लिए धन्यवाद कर। कहा कि मेरा भाई जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो उसे 6 साल लगे थे और मैंने 3 साल में ही ग्रेजुएशन कर लिया। एक दिन में न हमारी यूनिवर्सिटी बंद हुई, न कॉलेज बंद हुआ। मैं रेगुलर जाती थी, पढ़ती थी और 3 साल में मैंने डिग्री प्राप्त कर ली। ये ऐसे परिवर्तन हैं जो मैं समझता हूँ कि यहाँ की बेहतरी में काफ़ी सामाजिक रूप से भी अगर देखें तो दशकों से भेदभाव के शिकार वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हों या जम्मू कश्मीर में जो विस्थापित थे उनको ज़मीन का मालिकाना हक दिया गया। डिजिटल गवर्नेंस में भी जम्मू कश्मीर ने काफ़ी सराहनीय पहल की है। अभी आपने देखा है देश में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सर्विस देने वाला क्षेत्र जम्मू कश्मीर हो गया है। रैपिड असेसमेंट सिस्टम से भी ढेर सारी सर्विसेज जोड़ी गई हैं। मैं मानता हूं कि इसके कारण गवर्नेंस में और अच्छी गवर्नेंस के कारण लोगों को काफ़ी सहूलियतें हुई हैं। मैं मानता हूं कि 31 अक्टूबर 2019 के पश्चात 4 पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल फर्स्ट के विजन के अनुरूप जम्मू कश्मीर की सामाजिक आर्थिक प्रगति की नींव रखी गई। सबसे बड़ा बदलाव कार्य संस्कृति में आया। मुझे याद है जब मैं आया था तो 9,000 10,000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे। 23-24 आते आते इसके 8 गुने और 10 गुने प्रोजेक्ट पूरे होने लगे। मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें हैं, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आज स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी सरकारी विभागों और जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि तरक्की की इस रफ्तार को कायम ही नहीं रखना बल्कि इसे आगे कैसे ले जाना है, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर का एस्पिरेशन अब देश के एस्पिरेशन से जुड़ चुका है। वो एस्पिरेशन पूरा हो, इसके लिए साझा प्रयास निश्चित रूप से करना होगा। हमारी एकता व्यापक समृद्धि में परिवर्तित हो सके, इसके लिए हम सबको निश्चित रूप से शिद्दत से काम करना होगा। आज पूरा देश एक विकसित भारत का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है कि आज़ादी का शताब्दी वर्ष जब हम मनाएं तो विकसित भारत यहाँ के लोग देख सकें। बहुत सारे लोग यहाँ जो हैं वो शायद 47 में नहीं होंगे, लेकिन जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान हैं, निश्चित रूप से उनको ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आज हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। आने वाले 2 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने वाले हैं। जिस तेज गति से जो आर्थिक विकास हमारी है, विपरीत परिस्थितियों में जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। अब भारत और भारतीयों को पूरी दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा सम्मान शायद पहले नहीं था।
विकसित भारत के निर्माण में जम्मू कश्मीर भी विकसित हो, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा होना चाहिए। और मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा, जो सरकार के अंग हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जम्मू कश्मीर के जो सामान्य नागरिक हैं, मैं समझता हूं कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि विकसित भारत में जम्मू कश्मीर का योगदान किसी राज्य, किसी संघ राज्य क्षेत्र से कम न रहे, इसका प्रयत्न हमें मिलकर करना चाहिए। एक बात और कहना जरूरी है कि आजकल चर्चा है स्टेटहुड कब मिलेगी। कई अवसरों पर मैं बोला हूँ, आज इसे दोहराना चाहता हूँ। मैंने यूटी बने, जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी, तब से लेकर के आज की यात्रा के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा विवरण बताया है। जिस दिन ये प्रस्ताव देश की संसद पारित कर रही थी, उस दिन ही भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड, और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा तकलीफ है। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं, और मैं इसलिए आज जोर दे करके कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इतनी ही बात कहता हुआ मैं आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।